हेलो बच्चों। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पेपर 1 बीएससी 6 सेमेस्टर का। जो भी बच्चे एमजी की बीपी से एफिलेटेड हैं या उनका जिनका एग्ज़ाम है, उन लोगों का पेपर 1 जो होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस होता है। आप सबको पता है जो हमारा पेपर 1 है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ पेपर 1 के यूनिट 1 से लेकर 4 तक का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ना तो मैं पेपर सेटर हूँ और ना ही मैं यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो 100% क्वेश्चन आएगा ही। मैं एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मुझे नॉलेज है इतने सालों से, जो मैंने पढ़ाया है, जो मेरा एक माइंडसेट है, मेरे साथ जो टीचर पढ़ाते हैं उनके साथ जो कन्वर्सेशन होता है, उसके बेसिस पे हम इम्पोर्टेंट की एक सीरीज बनाते हैं जो बताते हैं, जो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल आता है। सम टाइम कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकते हैं, सम टाइम कुछ क्वेश्चन अलग भी आते हैं। मोर एंड मोर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सिमिलरली मैच कर जाएंगे। तो आप लोगों से बस उम्मीद यही है कि आप ये समझ पाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ज़्यादातर क्वेश्चन पीछे भी आए हुए हैं। सो ये मान कर सिर्फ इसी लेक्चर को देख कर तुम 100% श्योर हो जाओ कि यही आएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 देखो बच्चों, हमारे पास जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमारा जो चैप्टर है वो है आपका रिएजेंट्स, है ना। कंप्लीट इसमें हमें क्या पढ़ना है, रिएजेंट केमिस्ट्री, कंप्लीट रिएजेंट्स हैं। तो रिएजेंट्स में क्या क्या है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है मैं उसका लिस्ट बना देता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले देखिए जो रिएजेंट आपको पढ़ना चाहिए, इसमें मुझे जो लगता है वो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए बर्च रिडक्शन अच्छे से। बर्च रिडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट ईयर भी यहाँ पे लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आया था बर्च रिएजेंट से। तो बर्च रिएजेंट को पहले सबसे पहले अच्छे से पढ़िएगा। बर्च एजेंट जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, बर्च एजेंट के बाद अगला हमारा जो एजेंट आएगा बर्च रिडक्शन के बाद, बर्च एजेंट है, इसी को बर्च रिडक्शन भी कहते हैं, हम लोग बर्च रिडक्शन के नाम से इसको जानते हैं। और ये एरोमेटिक कंपाउंड के रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये वीआईपी की लिस्ट में डालो, ठीक। पहले ये पढ़ लो बर्च रिडक्शन। उसके बाद दूसरा, विल्किंसन कैटलिस्ट को मत भूलिएगा किसी भी कीमत पे। विल्किंसन कैटलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट, इसका रिडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये रिडक्शन वाले कुछ ऐसे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट। उसके बाद कन्वर्जन के टर्म अगर आप जाओगे तो कन्वर्जन में जानते हो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है पीसीसी और पीडीसी से आता है, ठीक है। पीसीसी और पीडीसी का रिडक्शन जो होता है कि पीसीसी क्या है, किसको रिड्यूस करेगा, और पीडीसी से कुछ आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। वहाँ पे रिजेंट लिखा होगा, आपको सिर्फ देख के बताना होगा कौन सा रिजेंट क्या काम करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद चौथा जो रिजेंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीपीबीए। एमसीपीबीए इपॉक्सीडेशन के काम आता है, एल्कीन का इपॉक्सीडेशन। और यही आपका एक तो इपॉक्सीडेशन करता है, इसका ड्यूल नेचर है ना, इपॉक्सीडेशन भी करता है। और इपॉक्सीडेशन के साथ साथ आप सबको पता होगा ये आपका एक रिएक्शन करता है, इसका नाम हम लोग बेयर विलिगर रिडक्शन बोलते हैं। बेयर विलिगर रिडक्शन के नाम से भी होता है, दोनों में काम आता है। दैट इज वाई ये जो रिएजेंट है बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इन रिएजेंट को बिल्कुल मत भूलिएगा किसी कीमत पे, इनको अवश्य पढ़िएगा। और बाकी एक बार छूट जाए तो चलेगा, और अगर आपके पास समय है, स्पेस है, आप थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करके सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन जो होता है SeO2 का और DDQ का, ये दोनों मैंने आपको देखो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं उसके रिएक्शंस। इनके रिएक्शन थोड़ा देख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यूनिट 1 में ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये सब आप लोग पहले से पढ़े, उसमें बहुत ज़्यादा जान नहीं देना मुझे, वो आपको अंडरस्टूड है, उधर क्वेश्चन आ सकते हैं ना। यूनिट 2 पे आ जाओ। तो यूनिट 2 जो है हमारा सबसे ध्यान से देने वाली बात है, यूनिट 2 ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में सबसे पहले तो डेफिनेशन ही इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। उसके बाद 2-4 एग्जांपल पूछ लेगा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट के, तो 2-4 एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये रिएजेंट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये रिएजेंट जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में जो आते हैं, तो लॉन्ग आंसर के लिए जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द synthesis, structure and reactivity of Grignard reagent।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटालिक में, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आते हैं। तो ये लॉन्ग आंसर में डिस्कस स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्टिविटी, मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड हो गया, इसको जरूर से पढ़ लेना। एक दूसरा कंपैरिजन आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ, किसकी रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी ऑफ RLi एंड RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम में जो कंपेरिजन होता है रिएक्टिविटी का, उसको कंपेयर करना है। कुछ रिएक्शंस आएंगे, जैसे रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका RLi का रिएक्शन हो, चाहे हो सकता हो RMgX का रिएक्शन हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख रहे हो ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन और आता है एक और, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो रिएक्टिविटीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या कह सकते हो रिएक्शन ऑफ RMgX विथ RCHO और कीटोन के साथ, ठीक, RCOR, इनके साथ एल्कोहल बनता है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। ये भी यूनिट आपका कवर हो गया। यूनिट 2 आपका, यूनिट 1 और यूनिट 2, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट दीज आर द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विदाउट इनके आगे काम नहीं होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये हो गया यूनिट 2। नाउ आ जाए यूनिट 3 पे। यूनिट 2 के बाद प्रस्तुत है यूनिट 3। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 3 है, वो यूनिट 3 कैसे काम करेगा, ये देखते हैं 1 by 1। यूनिट 3 सभी यूनिट का मैं बताऊंगा, बट 1 by 1। यूनिट 3, अब यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है, यूनिट 3 जो होता है ना बहुत बड़ा है, पूरा एल्डिहाइड एंड कीटोन है, आप सबने पढ़ा होगा। दिस इज कवरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जहाँ भी एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात आती है, आपको जान जाओ कि शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग नोट्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट करने को भी रिएक्शन आ सकता है, कुछ भी यहाँ से आ सकता है, क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इस चैप्टर को आप सभी लोग पूरा पढ़ डालो। इस चैप्टर में जो कुछ है, जितनी चीज़ें हैं, मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। आप जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट है। हाँ, अब क्या क्या पूछा जा सकता है ये उस पर बात करते हैं। इसके प्रिपरेशन वाला जो पार्ट होता है ना, प्रिपरेशन का पार्ट, वहाँ से क्वेश्चन आता है। वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन के बारे में पूछता है। इटार्ड रिएक्शन क्या है, ये आपको आना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, गटरमैन कोच या गटरमैन रिएक्शन क्या होता है एल्डिहाइड बनाने के लिए, वो गटरमैन कोच भी देख लेना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीसरा यहाँ पे स्टीफन्स एंड जो रोजन-मुंड रिडक्शन है, स्टीफन्स के अलावा एक और है रोजन-मुंड रिडक्शन, ठीक। ये क्या हो गया, स्टीफन्स एंड रोजन-मुंड रिडक्शन। स्टीफन्स एंड रोजन-मुंड रिडक्शन, ठीक, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतनी चीज़ें, ठीक है। अब आइए इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसमें ये छोटा सा पार्ट हुआ है, बहुत बड़ा पार्ट इसमें बचा हुआ है, प्रिपरेशन में थोड़ा सा बताया अभी आपको। अब इसमें जो आपको सबसे पहले पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ 1,3 डाइथियंस, एप्लीकेशन ऑफ 1,3 डाइथियंस। जो डाइथियंस होते हैं ना, इनके एप्लीकेशंस आपको आने चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके अम्पोलंग एक्टिविटी होती है, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने आता है कि व्हाट इज अम्पोलंग एक्टिविटी। इसके थ्रू आप बताइए अम्पोलंग एक्टिविटी कैसे आएगी, तो इसका एप्लीकेशन वही अम्पोलंग एक्टिविटी है, उसको जरूर से देख लेना, ठीक। इसके बाद नेम रिएक्शन में आ जाओ। इसमें से जो नेम रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो पूरा मैकेनिज्म के साथ लिखने को आ सकते हैं, आते ही हैं, आ सकते हैं क्या, आते ही हैं। देखो 1 by 1, क्योंकि पूरा सिलेबस बड़ा है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेंजोइन कंडेंसेशन अच्छे से आना चाहिए, बेंजोइन कंडेंसेशन, इसको अच्छे से पढ़ लो, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है। देन उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ेगा मैनिक रिएक्शन,
माइनिक एल्डोल एल्डोल तो देखो पहले भी पढ़ चुके, तो एल्डोल को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो फोकस करना है इन रिएक्शन पर, माइनिक रिएक्शन, एल्डोल कैनिजारो आपको आता है, वो पढ़े रहना, वो 12 से भी पढ़े, आता रहता है। जो नहीं पढ़े उस पर फोकस करो। वो क्या है? विटिक रिएक्शन, विटिक रिएक्शन। ये सब वो नेम रिएक्शन है जिनके आने के प्रबल चांसेस हैं, मतलब इनका आना ऑलमोस्ट डन होता कि आएगा ही आएगा। तो एक तो आपका ये हो गया, ये नेम रिएक्शन केस में। परकिंस भी, परकिंस छूट रहा था, परकिंस रिएक्शन भी, इनमें से आपका 2 ठो तो आएगा। परकिंस रिएक्शन, तो परकिंस रिएक्शन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परकिंस रिएक्शन क्या होता है नेम रिएक्शन में। इसके अलावा एल्डोल और कैनिजारो जो है, ये आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हो, एल्डोल एंड कैनिजारो। तो एल्डोल एंड कैनिजारो को भी पढ़े रहना, बट ये हो सकता है आपसे जो पूछे तो ये पूछेगा कन्वर्जन करने के टर्म में, या हो सकता है इसको कंप्लीट करिए। तो एल्डोल कैनिजारो में सिंपल देखना कौन देता है कौन नहीं देता है, उसके थ्रू आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो आपका एल्डोल एंड कैनिजारो हो गया। नेम रिएक्शन में इनको पढ़ लेना है, प्रिपरेशन में ये पढ़ लेना है। इसके अलावा रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कमेंट करने को आ सकता है कि राइट कमेंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्टिविटी का टर्म है उसको जरूर देख लीजिएगा, कैसे कैसे रिएक्टिविटी के बारे में पूछता है, क्या पूछता है। एक बार रीडिंग लगा लेना फटाफट से, कहीं से भी कंटिन्यू उठा के देख लोगे, रिएक्टिविटी मिल जाएगा। तो इन रिएक्शंस को आपको कम से कम यहाँ तक पढ़ना है। और क्योंकि यूनिट 4 में लिथियम एल्यूमिनियम सोडियम बोरोहाइड्रेट दोबारा से आएगा, तो एक बार आप रीजेंट में पढ़ चुके हो तो यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जगह कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि ना यहाँ पढ़े ना वहाँ पढ़े ना। यूनिट 4 पे आ जाओ। यूनिट 3 के बाद अगला हमारा जो यूनिट 4 है, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट 4th। और यूनिट 4th है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एक चीज़ तो यहीं आ जाएगा, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब इस एसिड डेरिवेटिव में ज़रा सबका पढ़ लेना। आपको बता दूं, ये होता है कल आ ई ए। आप ये अगर पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा Cl जिसमें लगा हो, Cl, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर और लास्ट में अमाइड। रिएक्टिविटी का ही ट्रेंड है ना, रिएक्टिविटी का ही ट्रेंड है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, कैसे कैसे ई एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड, ये ट्रेंड है। रिएक्टिविटी को डिस्कस करना होगा कि क्यों क्लोराइड वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्कशन में पार्ट में पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। देन इसके बाद एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत तगड़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर उसके बाद जाओगे तो एक आएगा आपका RMgX का, जो पहले ही बताया था, RMgX का CO2 पे अटैक कराएं फॉलोड बाय वाटर, तो क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है, एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आपको पूछेगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाने का जो प्रोसेस है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट HVZ रिएक्शन होता है, हेल्फ-बुलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसको भी अच्छे से देख लेना। HVZ रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड जो हर बार लगभग आ रहा है, एक्शन ऑफ हीट, ये बहुत आ रहा है, बहुत तेज पूछा जाता है, इसको VVIP में डालो, एक्शन ऑफ हीट, गर्म करने पे, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा एंड बीटा दोनों देख लेना, अल्फा बीटा गामा, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट ईयर भी आया था ये। तो अगर हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम गर्म कर दें, हीट कर दें, तो क्या बनेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछा जा ही रहा है, पूछा ही जाएगा, पूछा जाएगा तुमसे भी, तो आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ लेना। इसके अलावा एक छोटा सा और पार्ट है जो मैं मिस कर रहा था, उसको भी ऐड कर दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है
सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, इसको भी अवश्य से पढ़ लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए, फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए। समय कम है, जितना कुछ आप रिवाइज कर लेना, बाकी जो नहीं होगा वो तो उसकी पैसे भी होगा, छूटना ही है। कोशिश करो जितना हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़नी ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसको पढ़ोगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक वीडियो सभी लोग देखो, सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों इतना मैं कर देता हूँ आपके लिए, तो आपसे एक उम्मीद करता हूँ शेयर जरूर करोगे। शेयर आपका मेरे लिए सपोर्ट होगा। सो मैं ये उम्मीद करूँगा कि अगर हम आपका सपोर्ट कर आप भी करोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है।